हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि योर अकाउंटिंग टीचर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसमें कि हमें बैलेंस एज पर बैंक पासबुक गिवन है और वो बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है। इसके बेसिस पे हमें कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, जो कि डेबिट निकल के आएगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था, जो कि डेबिट था, और उसके बेसिस पे हमने बैलेंस एज पर बैंक पासबुक निकाला था, जो कि क्रेडिट निकल के आया था। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि इन दोनों में हमेशा एक ऑपोजिट सा रिलेशन होता है। अगर बैंक पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो कैश बुक का डेबिट निकल के आएगा। ऐसा क्यों, एक बार दोबारा देख लीजिए। हम कभी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक उसे क्या करता है, क्रेडिट करता है, और जब हम उसे विड्रॉ करते हैं यानी कि निकालते हैं अपने अकाउंट से, तो बैंक उसे डेबिट करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, बैंक के लिए हमारा पैसा लाइबिलिटी है, तो जब हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। कैश बुक एसेट अकाउंट होता है, असेट में कुछ भी इंक्रीज होता है तो डेबिट, यानी कि डिपॉजिट किया तो डेबिट, और अगर कुछ भी डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब विड्रॉल है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर बैंक पासबुक में कोई एंट्री डेबिट है तो वो कैश बुक में क्रेडिट होगी, हमेशा उल्टा चलेगा। वहां डेबिट है तो इधर क्रेडिट होगा, और अगर वहां क्रेडिट है तो उधर डेबिट होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मेरे पास बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Prepare bank reconciliation statement from the following particulars on 30th September 2019। 30th September 2019 की हमें इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ₹70,000। बैंक पासबुक का बैलेंस 70,000 गिवन है, इसके साथ कुछ भी क्रेडिट या डेबिट नहीं लिखा। अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो उसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हमने लिखा बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट और 70,000। फॉर्मेट इसका सेम वैसा ही है जैसे कि हमने कैश बुक में डिस्कस किया था। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें हमें प्लस करनी है वो हम प्लस में लिखेंगे, और जो हमें माइनस करना है वो हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए। चेक्स ऑफ ₹15,000 इशूड। 15,000 के चेक इशू किए, बट ओनली चेक ऑफ ₹10,000 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 30th September। 30th September से पहले सिर्फ और सिर्फ 10,000 के जो चेक हैं वो क्लियर हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझो। किसी को हमने 15,000 रुपए के चेक काट के दे दिए, ठीक है। जब हमने 15,000 रुपए के चेक काट के दिए तो कैश बुक का बैलेंस हमने पूरे अमाउंट से क्या कर दिया होगा, डिक्रीज कर दिया होगा। कैश बुक का जो बैलेंस है वो पूरे 15,000 से कम हुआ होगा, लेकिन जो बैंक पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, पासबुक का जो बैलेंस कम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 से कम हुआ है। कैश बुक हमारी 15,000 से डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन बैंक पासबुक 10,000 से डिक्रीज हुई है। हम जो भी चेंजेस करेंगे वो बैंक पासबुक में करेंगे, बिकॉज यहाँ वाला जो बैलेंस है वो बैंक पासबुक पे। हम कैश बुक में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कैश बुक में हमारा बैलेंस 15,000 से डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 15,000 बनाना पड़ेगा। अभी कितना है, 10, तो हमें 5,000 और अपनी बैंक पासबुक में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने डिफरेंस अमाउंट वहां लिखा 5,000। क्यों? क्योंकि 15,000 के चेक इशू किए थे, इसका मतलब कैश बुक में से पूरा 15,000 सबट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन बैंक पासबुक में से 10,000 ही सबट्रैक्ट हुआ है। हमें अभी वहां से 5,000 और माइनस करेंगे उन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। चेक ऑफ ₹15,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट वर नॉट एंटर्ड इन बैंक पासबुक। कहीं से 15,000 रुपए का चेक मिला तो हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ,
15,000 से इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी तक इसका क्रेडिट नहीं मिला। इसका मतलब बैंक पासबुक में हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक का बैलेंस भी 15,000 रुपये से इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें 15,000 रुपये अपने बैंक पासबुक के बैलेंस में ऐड करने होंगे। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड 15,000 हमने प्लस कॉलम में दिखाए। आगे देखते हैं, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ ₹1,000। 1,000 रुपये का एक चेक डिसऑनर हो गया है जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। देखो कहीं से भी चेक मिला होगा तो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस 1,000 से इंक्रीज कर दिया होगा। अब वो चेक क्या है, डिसऑनर हो गया है। तो बैंक में भी क्या हुआ होगा, पहले 1,000 से इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन जैसे वो डिसऑनर हुआ होगा 1,000 से डिक्रीज हो गया होगा। दोबारा देखो, पहले बैंक पासबुक में 1,000 से बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा और उसके बाद फिर 1,000 से डिक्रीज हो गया होगा जैसे वो चेक डिसऑनर हुआ होगा। हमारा यहाँ पर बैलेंस कैश बुक में बैलेंस अभी सिर्फ इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर इसको टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो भी चेंजेस हैं वो इसमें करूंगी, बैंक पासबुक में करूंगी, कैश बुक में नहीं कर सकती। इसका मतलब जो यहाँ पर मैंने डिक्रीज किया है उसको मुझे वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा इन दोनों बैलेंस को टैली करने के लिए। नहीं समझ में आता है, दोबारा से समझो। हमें कहीं से चेक मिला तो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस 1,000 से इंक्रीज कर दिया। जब बैंक में चेक डिपॉजिट होता है तो एक बार उसकी क्रेडिट एंट्री आपके अकाउंट में आती है, वो क्रेडिट एंट्री आई, उसके बाद डिसऑनर होता है तो एक माइनस की एंट्री आती है, अदरवाइज वो जो प्लस की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, वो वैसे ही रह जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले प्लस की एंट्री आई, क्रेडिट की एंट्री आई, जैसे ही वो डिसऑनर हुआ डेबिट की एंट्री आई। तो यानी कि यहाँ नलिफाई हो गया, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, लेकिन वहां पर अभी भी मेरा बैलेंस इंक्रीज है। तो दोनों को टैली करने के लिए मुझे अपनी बैंक पासबुक में इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मैंने प्लस में दिखाया 1,000। आगे देखिए, बैंक चार्जेस ऑफ ₹500 एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹1,000 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने 500 रुपए से हमारा अकाउंट क्या किया, माइनस किया और 1,000 से प्लस किया। अब कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है और ना ही मैं कैश बुक में कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो माइनस किया था उसको प्लस करूंगी और जो प्लस किया था उसको माइनस करूंगी। उससे क्या होगा, जो पासबुक में इफेक्ट था वो नलिफाई हो जाएगा, बिकॉज मैं कैश बुक में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, बैंक पासबुक में करना है। तो मुझे क्या करना होगा, जो चीज पहले प्लस की थी उसको माइनस करूंगी तो प्लस माइनस वो क्या हो जाएगा, हमारा नलिफाई हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने क्या किया, 500 प्लस किया और 1,000 माइनस किया। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹7,000 डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली मेरा अकाउंट 7,000 रुपीज से माइनस कर दिया है, मेरे अकाउंट से 7,000 रुपये काट दिए। अब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है और कैश बुक में मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तो जिसको माइनस किया था उसको मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक 7,000 रुपीज हमने क्या किया, प्लस में दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक ऑफ ₹3,000। कहीं से चेक आया, उसकी हमने अपने कैश बुक में एंट्री 2 बार कर दी। कैश बुक में मैंने क्या किया, 3,000 × 2 कर दिया, लेकिन बैंक में अभी उसकी एक ही एंट्री है। तो मुझे यहाँ पर क्या है, 6,000 है, यहाँ पर मेरा सिर्फ 3,000 है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, मैंने यहाँ 3,000 प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि वहां पर 2 बार है तो मुझे यहाँ पर भी 2 बार करना पड़ेगा उसको टैली करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, A check of ₹2,000 wrongly credited on 27 September in बैंक पासबुक। गलती से बैंक ने मेरा जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस 20,000 रुपये से इंक्रीज कर दिया। कैसे, एक चेक डाल के, किसी और का चेक था लेकिन वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया।
वॉज रेक्टिफाइड ऑन 30 सितंबर, लेकिन बैंक ने वो जो गलती है वो 30 को रेक्टिफाई कर दी। इसका मतलब 27 को मेरा अकाउंट प्लस हुआ और 30 को मेरा अकाउंट वापस से माइनस हो गया। तो इसकी कोई भी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज ये गलती 30 से पहले रेक्टिफाई हो चुकी है। अगर ये गलती 1 तारीख को रेक्टिफाई होती तो हमें इसकी एंट्री यहाँ दिखानी पड़ती, बट इसकी एंट्री पहले ही रेक्टिफाई हो चुकी है तो हमें यहाँ पर कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। हमारा इस साइड का टोटल निकल के आया है 96,500, हमारे माइनस साइड का टोटल निकल के आया 6,000, बैलेंस निकाला तो बैलेंस हमारा आया 90,500 और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार दोबारा से मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ध्यान रखना। देखो, अगर हमने कुछ भी मॉडिफिकेशंस बैंक पासबुक में किए हैं, अभी हम बैंक पासबुक की बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस हमारे बैंक पासबुक में हैं, हम कैश बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो हमें क्या करना है, अगर हमने पहले प्लस किया था तो उसको बाद में माइनस कर दो, और अगर माइनस किया था तो उसको प्लस कर दो। ये तो तब है जब बैंक पासबुक में मॉडिफिकेशंस हुए थे। लेकिन अगर कैश बुक में मॉडिफिकेशंस हुए थे तो कैश बुक में अगर प्लस हुआ था तो उसको बैंक पासबुक में क्या कर दो, प्लस कर दो। वहां माइनस था तो उसको यहाँ माइनस कर दो। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट इफेक्ट किसी ट्रांजैक्शन का कैश बुक पे पड़ता है या बैंक पासबुक पे पड़ता है, और वो इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाले डाउट्स नहीं होंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन का फर्स्ट इफेक्ट कहां पर पड़ता है और वो इफेक्ट क्या होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि मेरी फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।